हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर हैप्पी एंड यू आर फाइन। ऑल राइट, सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेल डिवीजन का सेकेंड सेशन। हमने फर्स्ट सेशन में सेल साइकिल के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। तो हमने अपने फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ा था कि कोई भी सेल जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उस सेल को, या असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो जब भी कोई सेल का डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन होने से पहले उसको कुछ रेस्टिंग फेज और कुछ अलग अलग फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, फेज वर्ड का मतलब होता है नया स्टेप या चेंजेस। जो बदलाव हमको एक सेल के अंदर देखने को मिल रहे हैं उस बदलाव को हम फेज बोलते हैं। सो हमने सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में पढ़ा। सेल साइकिल में दो इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेल साइकिल में दो इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। कौन से दो इंपॉर्टेंट फेजेस हमने देखे थे? एक होता है आपका इंटरफेज और एक होता है आपका एम फेज। एक फेज कौन सा होता है? इंटरफेज, और एक फेज होता है एम फेज। इंटरफेज भी आगे जाके आपके तीन फेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला फेज होता है G1 फेज, दूसरा फेज होता है S फेज, तीसरा फेज होता है G2 फेज। और M फेज आगे जाके दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। और ये माइटोसिस और मियोसिस भी आगे जाके दो अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है आपका करियोकाइनेसिस और दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस। दिस इज करियोकाइनेसिस एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस। मियोसिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो ये हमने अपने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल के अंदर जो इंटरफेज होता है वो क्या होता है। इंटरफेज में आपका सेल सबसे पहले जो नया नया डॉटर सेल बना है वो खुद को मैच्योर करेगा, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होगा G1 फेज में। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको अब आराम करना है, वो आगे कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे या कभी डिवाइड नहीं होंगे, तो वो सेल्स चले जाते हैं आपके रेस्टिंग फेज में परमानेंटली। तो ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं G0 फेज। जब आपके सेल्स थोड़े लंबे समय के लिए रेस्ट फेज में चले जाते हैं तो उस फेज को हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज दो टाइप का हमने देखा था, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। एक होता है परमानेंट और एक कौन सा होता है? एक होता है टेम्पररी फेज। इसमें से जो परमानेंट फेज होता है, परमानेंट फेज को हम बोलते हैं सेनेसेंट स्टेज। परमानेंट फेज को हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंट स्टेज। जैसे कि आपके ब्रेन सेल्स यानी कि आपके नर्व सेल्स, ये सेल्स एक बार डिवाइड हो जाते हैं तो उसके बाद इनका डिवीजन कैपेसिटी खत्म हो जाता है, ये सेल्स डिवाइड होना बंद कर देते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं कि ये परमानेंटली G0 फेज में चले गए हैं। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए G0 फेज में जाते हैं, जैसे आपके बॉडी के स्टेम सेल्स। हमारे जो ब्लड के स्टेम सेल्स होते हैं उनको हम थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तब हम इनको डिवाइड करेंगे। तो ऐसे सेल्स जो सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए रेस्ट करते हैं उस स्टेज को हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं उस स्टेज को बच्चों? क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट का मतलब होता है टेम्पररी स्टेज। ये थोड़े टाइम के बाद वापस से एस फेज में एंटर करेंगे। सो ये फेजेस थे हमारे इंटरफेज। G1 फेज, G1 के बाद छोटा फेज आता है G0 फेज। ये G0 फेज डिसाइड करता है कि कौन से सेल्स परमानेंटली स्टॉप हो जाएंगे, कौन से सेल्स टेम्पररी रेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एस फेज। एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एस फेज में जो होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, क्योंकि कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाना चाहिए, वरना एक सेल हेल्दी होगा एक सेल अनहेल्दी होगा। सो इसीलिए एस फेज में इक्वल डीएनए रेप्लिकेशन होना बहुत 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 आवश्यक है। सो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसको आप सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हो बिकॉज डीएनए सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन दिस फेज। एंड द लास्ट फेज इज G2 फेज। G2 फेज यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज। तो इसमें फाइनल प्रोटीन्स और फाइनल एंजाइम्स बन जाते हैं क्योंकि अब सेल डिवाइड होने वाला है। मतलब G2 फेज के बाद आपका M फेज आता है। तो M फेज में अब आपका सेल डिवाइड होने वाला है, तो सेल को डिवाइड होने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन प्रोटीन्स और उन एंजाइम्स को बनाने के लिए G2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। M फेज दो टाइप के होते हैं, हम दोनों टाइप के फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको माइटोसिस दिया गया है, तो आप माइटोसिस मियोसिस थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। आप इतना याद रखो कि आपका जो M फेज होता है ये भूल जाओ। आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपका जो M फेज होता है
है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है करियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था करियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटो वर्ड का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो जब भी आपका सेल डिवाइड होगा, जब भी आपका सेल डिवाइड होगा तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस अंदर डिवाइड हो जाता है। मानो ये एक सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, तो पहला स्टेज कैसा होता है, आपके सेल के अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है फर्स्ट स्टेज में, और फिर लास्ट स्टेज में क्या होता है, आपको दो ऐसे न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यानी पहले हमेशा करियोकाइनेसिस होगा और फिर बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो आपको साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सेल डिवीजन होता है। अब ये ऐसे देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, लेकिन इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो पानी, चॉकलेट, बुक सब लेके बैठो, हाथ में पेंसिल, रबर, नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि आपको साथ ही साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिखने हैं। तो प्रीवियस सेशन रिवाइज हो गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के सेशन के साथ। तो आज के सेशन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो दिया गया है कि सेल डिवीजन 3 टाइप के होते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और अब तक अगर आपने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने 11th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, ताकि वो भी फ्री एजुकेशन के मज़े उठा सके। ऑल राइट, बैक टू द टॉपिक, हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखो यहाँ पर हमको सेल डिवीजन की थ्योरी में क्या दिया गया है। लेट मी टेक माई टेक्स्ट बुक। ओके, डिजिटल बोर्ड है नहीं तो टेक्स्ट बुक से काम चलाना पड़ेगा। ऑल राइट, सो अब देखो यहाँ पे हमको टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में क्या बताया गया है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। सो एनिमल सेल में हमको 3 टाइप के सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं। दे आर, तो 3 अलग अलग सेल डिवीजन कौन से होते हैं। एक होता है अमाइटोसिस, या जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट डिवीजन, एक होता है माइटोसिस या इनडायरेक्ट डिवीजन, और दूसरा होता है मियोसिस, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अमाइटोसिस डायरेक्ट डिवाइड होता है, माइटोसिस आपका माइटोसिस आपका इनडायरेक्ट डिवीजन होता है, और मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिवीजन मतलब क्या होता है, दिमाग में बहुत सवाल होंगे, मैं एक एक करके सबके आंसर दूंगी, पेशेंस रखो। तो 3 टाइप का डिवीजन एनिमल सेल में देखा जाता है, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में तो पूरी कहानी हमको दी गई है, तो वो तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। अमाइटोसिस देखो क्या होता है, हमेशा याद रखो बायोलॉजी में जब भी किसी नाम के आगे ए वर्ड लग जाता है सफिक्स में, तो इसका मतलब एब्सेंस या इनकम्प्लीट या इम्प्रॉपर। वर्ड का मतलब होता है अधूरा या आधा होना। ओके, सो अमाइटोसिस में क्या होगा, बेसिकली माइटोसिस में क्या होता है, इधर डायग्राम देखो। माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, आपका जो सेल है वो इक्वली डिवाइड होता है। माइटोसिस में क्या होता है, आपके पास जो सेल है, इस सेल का पूरा मटेरियल, पूरा जेनेटिक मटेरियल, पूरा सेल कंटेंट इक्वल डिवीजन दिखाएगा। मतलब ओरिजिनल सेल में जितना डीएनए था, न्यू डॉटर सेल्स में भी उतना ही इक्वल डीएनए डिवाइड होगा। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जितना डीएनए, जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितना सेल्यूलर कंटेंट आपके पेरेंट सेल में होता है, उतना ही सेल्यूलर कंटेंट आपको फाइनल डॉटर सेल्स में भी देखने को मिलता है। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल यानी इक्वल डिवीजन, जितना मटेरियल पेरेंट में था उतना ही मटेरियल डॉटर में भी आया। लेकिन अमाइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। अमाइटोसिस में क्या होता है, देखो मैं इधर ड्रॉ करके बता रही हूँ। अमाइटोसिस में समझो आपके पास ऐसा एक सेल है और ये सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब होता क्या है अमाइटोसिस में कि आपका ये जो सेल है, इसके अंदर का ये जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस डुप्लीकेट नहीं करेगा खुद को, वो न्यूक्लियस खुद को डुप्लीकेट नहीं करता है, वो अपनी साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है। तो अमाइटोसिस में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये बस साइज में थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हमने क्या पढ़ा था कि सेल डिवीजन करने के लिए ऑर्गन का डुप्लीकेट होना, यानी कि उसकी कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे कोई भी ऑर्गन डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, बस वो साइज में थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। साइज में थोड़ा लंबा हो जाता है और फिर डिवीजन करने के वक्त क्या होता है पता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। तो मतलब एक डॉटर सेल के पास ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल आया है और एक डॉटर सेल के पास थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल आया है। तो ऐसे में ये सेल भी अनहेल्दी है और ये सेल भी अनहेल्दी है, क्योंकि इसके पास भी आधा इन्फॉर्मेशन है, इसके पास भी आधा इन्फॉर्मेशन है। तो अमाइटोसिस ज़्यादातर डेड सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स में देखा जाता है। अमाइटोसिस इज डायरेक्ट डिवीजन। देखो डायरेक्ट डिवीजन हो रहा है, इधर पे किसी सेल का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ना G1 फेज आ रहा है ना G2 फेज आ रहा है, कोई फेज नहीं आ रहा है।
तो ऐसा सेल्स एबनॉर्मल डॉटर सेल्स देता है। तो ऐसे टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं अमाइटोसिस। तो देखो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में क्या बताया। देखो हमने फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी इंट्रोडक्शन की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अमाइटोसिस जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट डिवीजन, मतलब नो डुप्लीकेशन। सेकेंड है आपका माइटोसिस जिसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। और थर्ड है आपका मियोसिस। मियोसिस के बारे में तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, बड़ा ही प्यारा प्रोसेस है। ओके, अब इधर पे हमको एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। अभी के लिए इसको जैसा दिया है वैसा समझो। ये जब पूरा माइटोसिस और पूरा मियोसिस प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, तब आपको समझेगा कि ये ऐसा क्यों बोला गया है। देखो बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना बच्चों, जो कनेक्टेड होती हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में नहीं समझती हैं, लेकिन जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तब समझ में आता है अच्छा ये ऐसा क्यों बोला गया था। तो यहाँ पे जो लाइन आपको दी गई है ये भले अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन एक बार आपका माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों बोला गया था। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, माइटोसिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स। अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था, ये 2 वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बताए थे। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है और डिप्लॉइड मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो प्लॉइड मतलब क्या होता है। ये जो प्लॉइड वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। प्लॉइड मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्लॉइड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, और HA है और DI डाई, इसका मतलब क्या होता है। HA का मतलब होता है हाफ और DI डाई का मतलब होता है डबल। ओके, सो हैप्लॉइड सेल्स या डिप्लॉइड सेल्स की जब हम बात करते हैं तो हैप्लॉइड सेल्स यानी कि वो सेल्स जिनके पास हाफ क्रोमोसोम्स हैं या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, ह्यूमंस की बात करूँ, तो हमारी बॉडी में जो हमारे सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं यानी कि स्पर्म और ओवा होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं और ओवा में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और दोनों मिलके 23 और 23 मिलके 46 बनता है, जिससे जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उन सेल्स को हम हैप्लॉइड बोलते हैं। और डिप्लॉइड यानी कि जिनके पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं डिप्लॉइड क्रोमोसोम। जैसे समझो कि आपको समझो कोई ट्रेजर हंट खेलना है, आपको खजाना ढूंढने के लिए बोला गया है, लेकिन आपके पास सिर्फ आधा मैप है, आधा नक्शा आपके पास है और आधा नक्शा आपके दोस्त के पास है। जब तक आप ये दोनों नक्शों को जोड़ोगे नहीं तब तक वो नक्शा पूरा नहीं होगा। तो इस आधे आधे नक्शे को हम बोलेंगे हैप्लॉइड, और जब ये दोनों हैप्लॉइड नक्शे एक साथ आ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड, और जिससे आपको रास्ता पता चल जाएगा। सो हैप्लॉइड मीन्स हाफ एंड डिप्लॉइड मीन्स डबल। ओके, सो क्या बोला गया है, माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है, वो हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, डिप्लॉइड सेल्स में भी होता है। देखो अगर मैं तुमको सरल भाषा में बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो माइटोसिस मतलब डुप्लीकेशन, माइटोसिस मतलब जेरोक्स कॉपी निकालना। जैसा सेल है सेम वैसे के वैसे सेल का आपको डुप्लीकेट कॉपी देखने को मिलेगा। दिस इज माइटोसिस। आपका सेल अगर अच्छा है तो आपको अच्छे डॉटर सेल्स मिलेंगे, आपका सेल अगर डिफेक्टिव है तो आपको डिफेक्टेड डॉटर सेल्स मिलेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस मतलब डिट्टो कॉपी बनाना, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। जैसा आपका पेरेंट सेल है वैसा ही आपको डॉटर सेल मिलेगा। याद रखो, इस बात को दिमाग में फिक्स कर लो। माइटोसिस मीन्स इक्वेशनल डिवीजन, जैसा पेरेंट सेल है डिट्टो डॉटर सेल देखने को मिलेंगे। और मियोसिस क्या होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब आपके जो पेरेंट सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड यानी कि समझो अगर मैं इधर पे लिखूं, अगर हम अपने सोमैटिक सेल्स के बारे में बात करें या जाइगोट के सेल्स के बारे में बात करें तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है। जाइगोट मतलब क्या होता है, स्पर्म प्लस ओवा दोनों मिला के जाइगोट बनाते हैं। तो डिप्लॉइड सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में अगर इस सेल का आप डिवीजन करोगे तो आपको 2 सेल्स मिलेंगे, दोनों में 46 और 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ये माइटोसिस है। ये क्या है, ये माइटोसिस है। माइटोसिस में आपको डिट्टो कॉपी मिलती है दोनों सेल्स के अंदर। सो ये अगर 2n है, 2n यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 मतलब डबल और n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। मतलब डिप्लॉइड को 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है और हैप्लॉइड को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो
अगर माइटोसिस की बात हो रही है तो माइटोसिस में डुप्लीकेट कॉपी जो मिलती है दोनों में इक्वल क्रोमोसोम होगा। जितना क्रोमोसोम आपके पेरेंट सेल में था उतने ही क्रोमोसोम आपके डॉटर सेल्स में होंगे। ये कैसा होता है मैं बताऊंगी आपको, सब्र रखो। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या, अगर आपके पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ये हाफ हो जाएंगे, मतलब एक डॉटर सेल में सिर्फ 23 जाएगा और एक डॉटर सेल में सिर्फ 23 जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। तो इस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इस टाइप के डिवीजन को हम, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाना। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं डॉटर सेल में। और इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया है। और फिर यही आगे जाके आपको माइटोसिस दिखाता है। देखो कभी भी याद रखो, हाँ हमेशा मैं आपको बार बार 4 बार बोल रही हूँ, माइटोसिस मतलब आपको सेम क्रोमोसोम की कॉपी देखने को मिल रही है। पहले अगर 23 क्रोमोसोम है तो माइटोसिस की वजह से वापस 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मियोसिस में आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सो माइटोसिस कैन टेक प्लेस। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट देखो क्या दिया गया है, अभी के लिए सिर्फ उस स्टेटमेंट को समझो, आगे वो स्टेटमेंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो यहाँ पे क्या बोला गया है हमको थियोरी में, माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन डिप्लॉइड एज वेल एज हैप्लॉइड सेल्स। यानी माइटोसिस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल्स में भी हो सकता है और डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स में ही होगा। मियोसिस किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स में ही देखा जाता है, यानी कि डिप्लॉइड सेल्स में ही देखा जाता है। यानी कि आपका ये जो माइटोसिस है ये आपको गैमेट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा और नॉर्मल सेल्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन मियोसिस आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ही देखने को मिलेगा। मैं ना एंडिंग में, चैप्टर के एंडिंग में बताऊंगी कि आपको कैसे याद रखना है कि माइटोसिस किस में होता है और मियोसिस किस में होता है। देखो हमारी बॉडी 2 टाइप के सेल से बनी है। आप एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे, हमारी बॉडी 2 टाइप के सेल्स से बनी है। एक है आपके सोमैटिक सेल्स और दूसरे हैं आपके जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स यानी कि आपके बॉडी सेल्स, पूरी बॉडी के सेल्स, और जर्म सेल्स यानी कि आपके सेक्स गैमेट्स यानी कि स्पर्म और ओवा। तो स्पर्म और ओवा को छोड़कर आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे, आपकी बॉडी के सेक्स सेल्स को छोड़कर यानी स्पर्म और ओवा को छोड़कर आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं, सारे के सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। सिर्फ स्पर्म और ओवा को छोड़कर स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड होते हैं, बाकी सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। तो माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है और मियोसिस कौन से सेल्स में होता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी आपको कैसे याद रखना है। अभी के लिए प्लीज सिर्फ इतना समझो कि माइटोसिस takes place in diploid as well as haploid cells and meiosis can take place only in diploid cells। आगे देखो फटाक से, ये इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया है, तो आगे देखो क्या बताया गया है। हाँ, इन हनी बी, यहाँ पर हमको मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया गया है। इन हनी बी ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जो मेल हनी बीज होती हैं, ड्रोन्स यानी कि मेल हनी बी। सो हनी बीज में कुछ अलग ही टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मेल हनी बीज में क्या होता है, यानी कि हनी बीज में क्या होता है, जो मेल हनी बीज हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं। यानी कि कुछ क्रोमोसोम्स, कुछ गैमेट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। आप इसके बारे में पढ़ोगे, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, तब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कुछ सेल्स और कुछ गैमेट्स ऐसे होते हैं जो बिना फ्यूजन के अपने आप डेवलप हो जाते हैं। मतलब बिना दूसरे क्रोमोसोम के, बिना दूसरे सेक्स गैमेट के वो अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को आप पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी बोलते हो। तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, इन ड्रोन्स यानी कि मेल हनी बीज, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जो मेल गैमेट्स है वही अपने आप को डेवलप करके मेल हनी बीज बना रहे हैं, मतलब दूसरा कोई फीमेल गैमेट आ ही नहीं रहा है उनके पास। सो इन हनी बी ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। तो जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज अंडे देती हैं, तो उनमें से जो अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं वो फीमेल बनते हैं, लेकिन जो अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं, वो वेस्ट नहीं होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं मेल हनी बीज में। तो मतलब एक भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। सो हनी बीज के कंडीशन में जो अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं वो मेल हनी बीज बन जाते हैं, और जो फर्टिलाइज होते हैं वो फीमेल हनी बीज बन जाते हैं। और एक एग्जाम्पल दिया है एक प्लांट का, मर्चेंटिया या मर्केंटिया यू कैन से। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लांट जो स्पोर्स प्रोड्यूस
यूज़ करता है। स्पोर मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने। सो ये स्पोर्स कैसे होते हैं? इन मर्केंटिया और मर्चेंटिया हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म गैमेटोफाइट बाय माइटोसिस। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें इसके जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वही आगे जाके माइटोसिस कर करके गैमेट्स बना ले रहे हैं। देखो गैमेट मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हनी बीज एक ऐसे इंसेक्ट हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो अंडे फर्टिलाइज हो रहे हैं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके फीमेल हनी बी बनाएंगे, और जो अंडे फर्टिलाइज नहीं हुए हैं वो अपने आप मेल बन जाएंगे। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल हनी बी मिलेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल हनी बी मिलेगी। ये मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा सब्र रखो। ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन 12th स्टैंडर्ड में दिया गया है। 12th स्टैंडर्ड का जो जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसमें ये समझाया गया है कि कैसे आपके हनी बीज बनते हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। मैंने बताया है हनी बीज के अंदर कैसे क्रॉसिंग होता है, कैसा फ्यूजन होता है। ओके, सो ये आपको 12th में बताया जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो, माइटोसिस मतलब इनडायरेक्ट डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो ये थे आपके 3 टाइप के सेल डिवीजन। अब हम थोड़ा सा अमाइटोसिस के बारे में थ्योरी देख लेते हैं। मैंने अमाइटोसिस के बारे में आपको क्या बताया? इट इज़ अ डायरेक्ट डिवीजन। इसमें सेल डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ऑर्गन डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। इसमें आपका जो न्यूक्लियस है वो साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर अनइक्वल डिवीजन होता है जिसके वजह से आपको एबनॉर्मल सेल्स मिलते हैं। सो यहाँ पर देखो आपको अमाइटोसिस की थ्योरी में क्या दिया गया है। ओके, इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन। अमाइटोसिस सबसे सिंपल फॉर्म का सेल डिवीजन है क्योंकि इसमें कोई चीज़ की झंझट हो ही नहीं रही है, ना G1 फेज हो रहा है, ना S फेज हो रहा है, ना G2 फेज हो रहा है। During amitosis, nucleus elongates and a constriction appears somewhere along its length। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि अमाइटोसिस जब होता है तो आपका ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है और बीच में कहीं पर आपका सेल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। प्लीज़ कंस्ट्रिक्शन वर्ड को अंडरलाइन करो और उधर पे लिखो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़ जाना। जब किसी चीज़ को, जैसे समझो बचपन में, मुझे नहीं पता, आपने च्युइंगम के साथ अगर खेला होगा तो च्युइंगम को जब आप बीच में से दबा देते हो तो साइड से ऐसे पुप हो जाता है, तो 2 अलग अलग प्लॉप्स आपको मिलते हैं। सो बीच में से कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने से, या बलून का अगर हम एग्जांपल लें तो उसको बीच में से दबाओगे तो यहाँ से एक फूक जाएगा, यहाँ से एक फूक जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से आपके इस सेल में बीच में कंस्ट्रिक्शन होता है जिसके वजह से ये सेल ऊपर पॉप हो जाता है और ये सेल नीचे पॉप हो जाता है और आपको 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। आगे देखो क्या बताया गया है। दिस कंस्ट्रिक्शन, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, इस कंस्ट्रिक्शन के वजह से दिस कंस्ट्रिक्शन डीपन्स एंड डिवाइड्स द न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसके वजह से आपका सेल 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और आगे क्या दिया गया है? दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे अनइक्वल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, पहले अनइक्वल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। देखो अच्छे से समझो इस चीज़ को। अमाइटोसिस यानी कि डायरेक्ट डिवीजन, यानी कि इम्प्रॉपर डिवीजन, मतलब इसमें आपका डीएनए डुप्लीकेट हो ही नहीं रहा है। आपके पास जितने डीएनए हैं उसी डीएनए को तोड़ मरोड़ के 2 सेल्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि समझो अगर घर में 2 भाई हैं, ठीक है, तो दोनों भाई अगर ट्विन्स हैं, उनको सेम स्कूल में जाना है तो दोनों को अलग अलग कपड़े लगेंगे। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि एक भाई एक जूता पहन ले और दूसरा भाई दूसरा जूता पहन ले, तो ये तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि फिर दोनों का एक एक पैर खाली रह जाएगा। अगर तुम सिर्फ एक जोड़ी जूता खरीदोगे और 4 पैर हैं, मतलब समझो 2 ट्विन्स भाई हैं, तुमको 4 जूते खरीदने पड़ेंगे, मतलब 2 एक इंसान के लिए और 2 दूसरे इंसान के लिए। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक ही पैर शूज़ लेकर आओगे और एक को बोलोगे कि तू राइट पैर में एक जूता पहन ले और दूसरे को बोलोगे तू लेफ्ट पैर में जूता पहन ले, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर दोनों के पैर खाली रह जाएंगे और इसीलिए दोनों ही ठीक से नहीं चल पाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से सेल डिवीजन करने के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूक्लियस अच्छे से डिवाइड हो, तभी आपके डॉटर सेल्स हेल्दी होंगे और प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलेगा सेल डिवीजन। सो दिस डिवीजन अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूजुअली ये अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है, जिनके अंदर न्यूक्लियस का डिवाइड होना इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं करता है।
एंड इट गिव्स अबनॉर्मल सेल्स, ओल्ड सेल्स एंड इन फीटल मेम्ब्रेन सेल्स। तो जो आपके फीटस के मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं जो इनिशियल लेवल पर डेवलप होते हैं, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट करते हैं, या यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, उनके अंदर अमाइटोसिस देखा जाता है। अमाइटोसिस के वजह से ज़्यादातर अनइक्वली डिवाइडेड सेल्स फॉर्म होते हैं जो कि अच्छा नहीं है। आपको माइटोसिस या मियोसिस प्रोसेस करेंगे तो ही आपको एफिशिएंट डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे। तो इतना आपको सेशन समझ में आया है पक्का से? ऑल राइट, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एक्चुअली मुझे माइटोसिस का पूरा प्रोसेस इसी सेशन में बताना था, लेकिन थोड़ा रिवीजन करने में ये सेशन लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियो आप देख लो, इसके तुरंत बाद आपको माइटोसिस का पूरा प्रोसेस का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। थोड़ा टाइम रुको, तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। पहले आप बेस अच्छे से समझ लो। आपने अब तक सेशन 1 और सेशन 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले सेशन 1 देखिए, फिर ये सेशन देखिए और फिर माइटोसिस वाला सेशन देखिए, तो आपको ये चैप्टर एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा इतनी अच्छी तरीके से कि आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा और आप पक्के हो जाओगे सेल डिवीजन में। फिर कोई नींद से भी उठा के पूछेगा तो आप आंसर कर पाओगे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल के साथ बने रहो। नेक्स्ट सेशन भी आपको फटाफट से मिल जाएगा। आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है तो टाइम वेस्ट मत करो, पहले 11th का बेस क्लियर करके लो, फिर ही 12th का पढ़ाई स्टार्ट करना, क्योंकि बिना बेस के आपका 12th का टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा कच्चा रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पे हिट कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। हम उस हिसाब से आपका सजेशन कंसिडर करेंगे और खुद में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो ताकि वो भी फ्री और गुड एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं जल्दी। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू, सी यू सून।